प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का एक बार फिर से एमएस एजुकेट प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। और आज हम गणित विषय के अंदर कक्षा 7 में अध्याय है बीजीय व्यंजक, उसके बारे में पढ़ते हैं। आज हम बीजीय व्यंजक के ऊपर उसकी सामान्य चर्चा करते हैं। सामान्य परिचय क्या है, बीजीय व्यंजक क्या होता है। तो बीजीय व्यंजक शुरू करने से पहले हम दो चीज़ें पढ़ेंगे। पहला, चर राशि। बीजीय व्यंजक में दो प्रकार की राशियाँ होती है, एक तो चर राशि होती है और एक अचर राशि होती है। तो हम पहले इन दोनों का अध्ययन करेंगे कि ये क्या होता है, चर राशि क्या होती है, अचर राशि क्या होती है। तो चर राशि के अंदर देखो, चर राशि इसकी परिभाषा के रूप में आप इस तरह से लिख सकते हैं कि वे राशि जिनका मान समय के साथ बदलता है, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जिसका मान अनिश्चित होता है, जिसका मान अनिश्चित होता है, चर राशि कहलाती है। वो क्या कहलाएगी? चर राशि कहलाती है। मीन्स जिनका मान समय के साथ बदले, या हम ये कह सकते हैं कि जिसका अनिश्चित मान हो, कोई निश्चित मान नहीं हो, वो चर राशि कहलाती है। कैसे? इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, 5x। ये हमने कोई चर राशि लिखी है 5x। तो जब आप देखो x का मान, यदि x का मान हो 0, तो हम इसका मान क्या करेंगे? 5 गुणा x है। ये 5x का मतलब होगा 5 गुणा x। तो 5 गुणा x की जगह मैं मान क्या रख दूँ? 0। 5 गुणा 0 का मतलब हो गया 0, क्योंकि 0 को किसी भी संख्या से गुणा करते हैं तो 0 आता है। और यदि x का मान 1 हो, तब हम क्या कहेंगे? 5 गुणा 1 बराबर 5 1 कम 5। यदि x का मान हो 2, x का मान क्या हो? 2 हो, तो इसका मान क्या आ जाएगा? 5 गुणा 2 यानी 5 दूनी 10। तो आप यहाँ देख रहे हो कि जैसे जैसे x का मान बदल रहा है, वैसे वैसे इस पूरे पद का मान कभी 0 हो रहा है, फिर 5 हो रहा है, कभी 10 हो रहा है। अगर x का मान 3 रखें तो 5 गुणा 3 यानी 5 दिए 15, तो कभी 15 हो रहा है। तो क्या ये एक निश्चित मान हो रहा है? निश्चित मान प्राप्त नहीं हो रहा है। अतः इसे हम क्या कहेंगे? चर राशि, यानी जिसका मान कोई निश्चित प्राप्त नहीं होता, समय के साथ बदलता रहता है। समय का मतलब हो गया कि जैसे जैसे x का मान हम बदल रहे हैं, तो वैसे वैसे इसका मान, पूरे पद का मान बदल रहा है। तो इसे कहेंगे हम चर राशि। इसको साधारण भाषा में समझने के लिए आप ये कहेंगे कि जिस पद में अल्फ़ाबेट का प्रयोग हो, अल्फ़ाबेट, या जिस राशि में अल्फ़ाबेट अक्षर का प्रयोग हो, वो राशि क्या कहलाएगी? चर राशि कहलाएगी। अल्फ़ाबेट का मतलब हो गया A to Z, कोई भी अक्षर आपके पास मिल सकता है। जैसे मैंने 5x लिखा, उसी तरह इसका एग्जाम्पल हो सकता है 3m, या हो सकता है 5n, हो सकता है -3t, t भी आ सकता है, n आ सकता है, 5y, 5a, कुछ भी हो सकता है। यानी अल्फ़ाबेट में या A T Y N M जो भी अक्षर हो, ये सारे के सारे यदि किसी भी राशि में है, तो वो राशि क्या कहलाएगी? चर राशि कहलाएगी। ये आप इसको इससे समझ सकते हो, अल्फ़ाबेट का अक्षर होने पर। दूसरा हम बात करें अचर राशि की, तो अचर राशि क्या होगी? वे राशि, इसके अपोजिट लिख देंगे हम, वे राशि जिनका मान समय के साथ नहीं बदले, समय के साथ नहीं बदले, अर्थात हम ये कह सकते हैं जिसका मान नहीं बदलता,
अर्थात जिसका मान या जिसका मान निश्चित हो वो क्या कहलाएगी? अचर राशि कहलाती है। अचर राशि कहलाती है। अर्थात जिसका निश्चित मान हो, जैसे मैंने लिख दिया 5, यहाँ हमने लिखा था 5x, तो ये x होने पर x का मान जैसे जैसे बदल रहा है, यहाँ इस पद के अंदर केवल मैंने लिखा है 5, तो 5 का मान क्या होता है? 5 ही होता है। मैंने लिख दिया 4 का मान 4 ही होता है। मैंने लिख दिया 0 का मान 0 ही होता है। तो ये सारी राशि जिसमें कोई भी अल्फ़ाबेट अक्षर का प्रयोग नहीं हुआ है, वो सारी की सारी राशि क्या कहलाएगी? अचर राशि कहलाएगी। जैसे मैं एक बीजीय व्यंजक लिखता हूँ 3x + 5, ये मैंने बीजीय व्यंजक लिया। इस बीजीय व्यंजक में 2 पद है, एक तो 3x और एक 5। अब इन दोनों पदों को आप अलग अलग बताओ कौन कौन सी राशि है, तो हम ये कहेंगे कि 3x है वो चर राशि है। कौन सी राशि है? चर राशि है। और 5 जो है वो क्या है? अचर है। वो कौन सी राशि है? अचर राशि है। जहाँ x a b c d जो भी प्रयोग हुआ वो तो चर राशि हो गई, ये अचर हो गई। दूसरा एग्जाम्पल और लेते हैं हम, 3x + 4 + 3y, ये क्या है? चर। 4 क्या हुआ? अचर राशि। और 3y भी क्या हुआ? चर। अब यहाँ हम देखेंगे कि इस बीजीय व्यंजक में एक चर का प्रयोग हुआ है। एक चर का प्रयोग हुआ है, वो भी कौन सा? x का। और इस बीजीय व्यंजक की अगर हम बात करें तो इसमें कितने चर हुए हैं? 2 चर प्रयोग हुए हैं। कौन कौन से? x और y। इसमें 2 चर हैं, x और y। ये भी चर राशि है, ये भी चर राशि है। और जो बीच वाला 4 है ये क्या है? अचर राशि है, जिसमें कोई भी अल्फ़ाबेट के अक्षर प्रयोग नहीं हुए हैं। तो चर और अचर राशि आपको समझ में आ गई होगी। अब इसको नोट्स के रूप में यदि आप नोट करना चाहो तो आप इसको इस तरह से लिखें कि वे राशि जिनका मान समय के साथ बदलता है, अर्थात जिनका मान निश्चित नहीं होता, चर राशि कहलाती है। जो मैंने अभी आपको समझाया है वो, जैसे 5y, 4m, t - 3k। यहाँ आप देखोगे t के आगे कोई संख्या नहीं है, तो आप ये मानो कि ये 1t है। 1t लिखो या हम सीधा t लिखें तो इसका मान क्या है? 1 ही है। और इनके ऊपर कोई भी हमने घात नहीं लगाई है, तो आप ये न समझें कि इनकी घात, कई बार पूछ लेते हैं कि इसकी घात क्या है, तो आप ये न कहें कि t की घात कुछ भी नहीं लिखा हुआ इसका मतलब 0 है। 0 नहीं होता, क्योंकि t की घात 0 यदि हम माने तो इसका मान क्या होता है? 1 होता है। तो हम ये कहेंगे कि t की घात कितनी है? 1 है। यदि कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो इसका मतलब ये है कि इसकी घात 1 है। समझ गए? तो आगे कुछ नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब 1 से गुणा है, 1t है, ये हो गया। ऊपर घात नहीं लगाई हुई तो भी उसका हम मान मानेंगे कि 1 है। तो ये यही आप क्लियर कर लेना। तो चर को व्यक्त करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? अल्फ़ाबेट के अक्षरों का प्रयोग किया जाता है। जैसे आप इसमें देख रहे हो y, m, t, 3k, ये जो भी है, तो ये सारी सारी राशि क्या होगी? चर राशि। अब वे राशि जिनका मान अचर के अंदर देखते हैं, तो वे राशि जिनका मान समय के साथ नहीं बदलता, अर्थात जिसका मान एक निश्चित मान होता है, अचर राशि कहलाती है। जैसे 5, 4, 0, -3 इत्यादि, ये सारी क्या हो गई? अचर राशि। अब हम यहाँ एक मेन इंपॉर्टेंट नोट्स देखें कि अचर राशि में चर की घात सदैव 0 होती है। अचर राशि में हम ये नहीं कह सकते कि अचर राशि की घात 0 होती है, क्योंकि अचर राशि का मतलब जैसे 5 है, अगर हम ये कहें कि अचर राशि की घात 0 होती है तो 5 की घात क्या हो गई? 0। और 5 की घात 0 का मतलब क्या हुआ? 1। 5 की घात का मतलब क्या होगा? 1। लेकिन यहाँ हम ये कहेंगे कि बीजीय व्यंजक में, ये कब बात करेंगे हम? बीजीय व्यंजक में अचर राशि में, जब हम बीजीय व्यंजक लिखते हैं जैसे 3x + 5, तो ये बीजीय व्यंजक हो गया 3x + 5। इस बीजीय व्यंजक में ये तो क्या हो गया? 3x चर राशि हो गया और ये 5 क्या हुआ? अचर राशि हुआ। अब ये जो अचर राशि है बीजीय व्यंजक के अंदर दी गई है, तब हम ये कहेंगे कि इसमें
चर की घात है वो शून्य मानी जाती है। जैसे चर क्या है, x है, तो इसके अंदर हम ये मानेंगे कि 3x की घात तो 1 हो गया, प्लस 5 गुणा x की घात 0 होता है। ये कैसे, अब x की घात 1 हो तो x की घात 1 है वो x ही रहेगा, तो ये तो हो गया 3x प्लस x की घात 0। किसी भी हमने पढ़ा है घातांक नियम के अंदर कि n की घात 0 होने पर उसका मान क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। जैसे मैंने यहाँ भी बताया 5 की घात 0 करने पर उसका मान क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो x की घात 0 करने पर इसका मान क्या आया, 1। तो ये हुआ 5 गुणा 1 और 5 गुणा 1 मीन्स 5, तो ये आ गया 3x प्लस से 5। तो ये इसी तरह लिखा जाएगा बीजीय व्यंजक। तो वास्तव में होता क्या है कि बीजीय व्यंजक में जो अचर राशि होती है उसमें जो चर की घात है वो शून्य मानी जाती है। क्या मानी जाती है, शून्य। तो सदैव क्या होगी, शून्य होगी। तो ये कई बार छोटे क्वेश्चन के रूप में या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में पूछ लिया जाता है कि अचर राशि में चर की घात क्या होती है, तो आप ये बताओगे कि चर की घात क्या होती है, शून्य होती है, घात सदैव शून्य होती है। तो ये हो गया चर और अचर राशि। अब हम देखते हैं बीजीय व्यंजक किस तरह से चर और अचर राशि से किस तरह से निर्माण करते हैं। तो चर और अचरों को संयोजित करके बीजीय व्यंजक बनाते हैं। जैसे अभी मैंने एग्जांपल लिया कि 3x प्लस 5, मैंने आपको बताया ये क्या है, बीजीय व्यंजक है। अब बीजीय व्यंजक में इसमें 3x क्या है, चर है, 3x क्या है, चर, और 5 क्या है, अचर राशि है। ये मैंने अपने डिस्कस किया था, चर और अचर। और जब 3x यानी चर राशि को अचर राशि 5 के साथ संयोजित कर दिया, योग कर दिया, तो ये किसका निर्माण कर लिया इसने, अब हमारे पास निर्माण हुआ है बीजीय व्यंजक का, बीजीय व्यंजक का। इसको हम लिखेंगे कि किस तरह से इसका निर्माण हुआ। तो हम ये कहेंगे कि x को 3 से गुणा कर 5 जोड़ने पर इस बीजीय व्यंजक का निर्माण हुआ है। यानी x चर है, उसको 3 से गुणा कर दिया, x को किससे गुणा कर दिया, 3 से, तो x गुणा 3, तो ये कितना हो गया 3x। और फिर उसमें 5 जोड़ने पर, उसमें क्या किया हमने, 5 जोड़ दिया, तो 3x प्लस से 5, तो ये किसका निर्माण हो गया, बीजीय व्यंजक का निर्माण हो गया। तो 5y प्लस 3 ये भी क्या है, बीजीय व्यंजक है। y यहाँ पे क्या लिया है हमने, चर y को 5 से गुणा कर उसमें 3 जोड़ने पर ये बीजीय व्यंजक प्राप्त हुआ। अब हम देखेंगे कि व्यंजकों को बनाने के लिए हम चरों और अचरों की योग, व्यंकलन, गुणा और भाग संक्रिया करते हैं, अर्थात इनका हम प्लस 3, यहाँ हो सकता है 5y माइनस 3 भी हो, तो हम किसी भी संक्रिया से हम बीजीय व्यंजक का निर्माण करते हैं। तो ये हुआ बीजीय व्यंजक। अब हम देखते हैं कि इसमें यह ने अभी देखा कि पद क्या है। अभी जैसे मैंने आपको लिखा है 5m प्लस 3, तो एक पद, पहले आप पद की परिभाषा देखें कि एक पद है वो क्या होता है, गुणनखंडों का गुणनफल होता है, गुणनखंडों का गुणनफल, यानी जहाँ गुणनफल हो रहे हैं। जैसे हमने पहले इसको किस तरह से लिखा था, m को, इसको लिखें बीजीय व्यंजक किसका, इसका निर्माण किस तरह है, m को 5 से गुणा कर उसमें 3 जोड़ने पर, यानी जहाँ गुणनफल हो रहा है वो एक पद कहलाता है। जहाँ गुणनफल, गुणनखंडों का आपस में गुणनफल, जैसे 5 है, अगर इसको हम ये लिखें कि 6m, तो इसके गुणनखंड क्या होंगे, 2 गुणा 3 गुणा m, तो ये गुणनखंड हो गए ना। तो इन गुणनखंडों का गुणनफल यानी इन सब का गुणा कर दें तो 3 दूनी 6m, तो ये क्या हो गया, एक पद हो गया। ये क्या कहलाएगा, एक पद। या आप साधारण भाषा में ऐसे कह सकते हो कि यहाँ बीच में प्लस और माइनस अगर लगे हुए तो उनको अलग अलग आप बता सकते हो कि ये एक पद है और ये दूसरा पद है। तो इसमें कितने पद है, इसमें 5m प्लस 3 में कितने पद है, 2 पद है। कितने पद है, 2 पद है। ऐसे ही हम लिखें 3m प्लस 5 माइनस 5y प्लस 4x, इसमें कितने पद है, तो ये एक पद हो गया, यानी जहाँ प्लस माइनस का निशान है उसको अलग पद मान लो, तो ये एक पद हो गया।
ये दूसरा पद हो गया, ये तीसरा पद हो गया और ये चौथा पद हो गया। इसके अगर हम गुणनखंड करें तो 3m का क्या हुआ 3 गुणा m, 5 का क्या हुआ केवल 5, 5y का 5 गुणा y, 4m का 2 गुणा 2 गुणा x, क्योंकि 4 के गुणनखंड क्या होते हैं 2 गुणा 2, 2 दूनी 4 और x। इसी तरह अब आगे देखते हैं कि बीजीय व्यंजक को बनाने के लिए पदों को जोड़ा जाता है। ये मेन शर्त है कि बीजीय व्यंजकों को बनाने के लिए जितने पद होते हैं उन सबको जोड़ा जाता है। अब यहाँ आपको अलग अलग पद बताने हैं, इसमें पद बताओ तो आपको क्या करना है कि केवल जोड़ का निशान है, सब में क्या करेंगे जोड़ेंगे। तो ये 3m ये पहला पद, 1 नंबर पद क्या कहलाएगा 3m, 2 नंबर पद क्या कहलाएगा ये प्लस का 5 है तो 5, 3m में ये माइनस का निशान आ गया। तो यहाँ मैंने कहा है कि जोड़ा जाता है न कि घटाया जाता है। तो ये 5 पद के रूप में आएगा, माइनस का जो अंक है, माइनस का जो चिन्ह है वो पद में आ जाएगा। तो -5y ये 3 नंबर आ गया। और 4 नंबर पद क्या आ जाएगा 4x। जैसे हमने दूसरा एग्जाम्पल लिया है 6n-5, यहाँ दूसरा पद -5 है यानी ऋणात्मक है। इसको कैसे लिखेंगे जोड़ा कैसे, ये प्लस हमने कर दिया और ये दूसरा पद हो गया, 6n एक पद हो गया, ये पद अलग हो गया और -5 से अलग पद हो गया, ये 2 पद हो गए और इन दोनों को हमने जोड़ दिया। तो जो ऋणात्मक है ये आप चिन्ह इनके साथ ले लो तो ये दूसरा पद हो गया और यहाँ पे इन दोनों का क्या होगा योग। जैसा हमें पता है कि प्लस को माइनस के साथ गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा। तो ये अगर शॉर्ट में लिखेंगे तो क्या जाएगा लास्ट में 6n-5। तो इस तरह से बीजीय व्यंजकों में पदों को क्या किया जाता है जोड़ किया जाता है। कई बार ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि 6n-5 आप बताओ बीजीय व्यंजकों में पदों का जोड़ y घटाओ। आप यहाँ पे देखते ही बताओगे कि सर ये तो निशान माइनस का है और इसलिए ये क्या हुआ है घटाव हुआ है। नहीं, जब भी बीजीय व्यंजक लिखे जाते हैं तो पदों को हमेशा जोड़ा जाता है। मीन्स ये दूसरा पद है वो ऋणात्मक है, मीन्स -5 है, इसलिए ये निशान माइनस का आया है, न कि हमने यहाँ घटाव किया है। ठीक है, तो बीजीय व्यंजकों को इस तरह से हमें निरूपित करेंगे। ये तो हो गया पद। अब पद 2 प्रकार के होते हैं। पद कितने प्रकार के होते हैं 2 प्रकार के पद होते हैं। एक तो होता है समान पद। समान पद कौन से होंगे, वे पद जिनमें बीजीय गुणनखंड एक जैसे हो। बीजीय गुणनखंड, बीजीय गुणनखंड का मतलब ये हुआ, जैसे मैंने आपके पास एक बार ये लिखा है, ये एक एग्जाम्पल लिखा है 5m, पहले आप इसके गुणनखंड करो तो 5 गुणा m ये गुणनखंड हो गई। 3 के गुणनखंड करेंगे तो 3 का 3 आएगा। 3m की स्क्वायर का करेंगे तो 3 गुणा m गुणा m, क्योंकि m की घात 2 का मतलब हो गया m गुणा m। और इसका क्या हो गया -2 गुणा m, क्योंकि जोड़ा जाता है तो ऋणात्मक चिन्ह ले लेते हैं। तो अब ये बीजीय गुणनखंड, बीजीय गुणनखंड का मतलब ये जो राशि है अपने पास m, ये क्या है m, इसमें 2 आ गए, m गुणा m इसमें 1 आ गए। तो ये पद और ये पद इसमें क्या है, पहले अंक है यानी संख्या है, संख्या गुणा m, इसमें भी संख्या गुणा m, इसमें संख्या गुणा m तो है ही लेकिन 1 m एक्स्ट्रा हो गया। तो ये पद और ये पद दोनों क्या कहलाएंगे समान पद कहलाएंगे। ये क्या कहलाएंगे समान पद कहलाएंगे। ठीक है, अब इसको देखने के लिए हम क्या करेंगे, पदों की चर एक ही होने चाहिए। यानी कई बार ऐसे आ जाता है, यहाँ मान लो 5m + 3m की स्क्वायर -2y। अब यहाँ देखो, यहाँ तो m है और यहाँ y आ गया, तो दोनों चर सेम है क्या, नहीं है। तो हम ये कहेंगे कि ये दोनों, इसमें कोई भी पद समान नहीं है, क्योंकि इसमें चर m है इसमें y है, यानी चर समान होना चाहिए, ये संख्या समान नहीं होनी चाहिए। जैसे इसमें 5 है, आप ये कहोगे कि जैसे इसमें 5 है और इसमें 2 है, तो संख्या नहीं देखनी, अपने को चर देखना है m, ये समान है। तो पदों के चर एक ही होने चाहिए, दूसरे पदों के चर की घात भी एक ही होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे m की घात 1 है, ये 5m में 1 है, 3 में है नहीं, और इसमें क्या है m की घात 2 है और इसमें m की घात 1 है। तो इसमें 1 है इसमें 1 है, 5m में और 2m में 1 है, जबकि 3m में कितनी है 2 घात आई है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि केवल 5m और 2m ये घात पद क्या है समान है। 3m है वो अलग पद है, असमान पद है, और ये 3 भी क्या है असमान पद है।
तो समान पद आप समझ गए होंगे, जिसमें चर एक जैसे हो, घात भी समान हो, उसको क्या कहेंगे, समान पद कहेंगे। और दूसरा आता है असमान पद। असमान पद वे जिनमें बीजीय गुणनखंड अलग अलग हो। जैसे इसमें हमने बात की थी, यही उदाहरण लिया था, तो 5m और 2m तो क्या थे, समान थे। अब बाकी जो बच गए जैसे 5m 3m की स्क्वायर, ये जो आपस में पद है वो क्या है, असमान है। वो पद क्या है, असमान है। क्यों है, एक तो इसमें जैसे इसमें m की घात है एक, इसमें m की घात है 2, 3m की घात 2, तो घात अलग अलग हो गई, तो अलग अलग होने पर पद भी क्या हो गया, अलग अलग हो गया, और इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, असमान पद कहेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं बीजीय गुणनखंड। बीजीय गुणनखंड क्या है, अभी जो नाम आया था मैंने अभी बताया था बीजीय गुणनखंड। तो चरों वाले गुणनखंड बीजीय गुणनखंड कहलाते हैं। जो चर राशि होती है, जैसे हमने इसमें एग्जांपल लिया है 3m की घात 2, तो यहाँ ये चर है, तो इसमें m की घात 2 का मतलब हुआ कि चर m है, इसमें चर m है, उसको हमने गुणा किया है 3 व एक चर दूसरे चर m से, चर m को चर m से गुणा किया है। तो ये जो गुणनखंड है, जैसे 3m की स्क्वायर का क्या हो जाएगा, 3 गुणा m, तो ये क्या कहलाएंगे, बीजीय गुणनखंड। इसी तरह मान लो 5y की घात 3 आ जाए, तो y की घात 3 का मतलब हो गया y कितनी बार है, 3 बार है, मीन्स 5 गुणा y गुणा y गुणा y, ये गुणनखंड। तो जो चर के गुणनखंड है वो बीजीय गुणनखंड कहलाते हैं। तो इस तरह से हम इनके टुकड़े करेंगे। इसी तरह मान लो 6y की 3 आ जाए, तो हम 6 का भी तो गुणनखंड होता है, 6 का गुणनखंड होता है 2 गुणा 3 गुणा में y गुणा में y गुणा में y, तो ये इसके क्या होंगे, गुणनखंड हो गए। ठीक है, 5 का कोई गुणनखंड नहीं हो रहा था, तो 5 गुणा 1 ही होता है, 5 से कम 5, तो y गुणा y, तो ये कहलाएंगे बीजीय गुणनखंड। तो कोई आपसे पूछे बीजीय गुणनखंड क्या होते हैं, तो चरों वाले गुणनखंड क्या कहलाएंगे, बीजीय गुणनखंड कहलाएंगे। उसके बाद आता है गुणांक। बीजीय गुणनखंड जो हमने अभी किया, जैसे 6y की स्क्वायर, इसका क्या किया, 2 गुणा 3 गुणा y गुणा y गुणा y, तो इसमें ये तो था बीजीय गुणनखंड और ये था संख्यात्मक गुणनखंड। संख्या का गुणनखंड है तो वो कहलाता है संख्यात्मक गुणनखंड, और जो चर के गुणनखंड है वो क्या कहलाएंगे, बीजीय गुणनखंड। बीजीय गुणनखंड। अब देखो संख्यात्मक, तो ये जो संख्यात्मक गुणनखंड है ये कहलाता है गुणांक। तो इनकी दोनों की गुणा कितनी है, 3 दूनी 6, तो 6 इसका क्या कहलाएगा, गुणांक। 6 इसका क्या कहलाएगा, यानी संख्यात्मक गुणनखंड को पद का संख्यात्मक गुणांक या गुणांक कहते हैं। संख्यात्मक गुणांक भी कह सकते हैं या गुणांक कह सकते हैं। जैसे 6y की 3, तो इसमें आपको केवल और केवल सीधा सा बात है, इसके आगे जो सीधी बात -6 लिखा हुआ है वो इसका क्या है, गुणांक है। तो आपको इससे गुणांक पूछे तो कितना आएगा, 6। -5x की घात 2, अगर इसमें गुणांक पूछे तो संख्या क्या है, -5 है। यहाँ हम 5 नहीं बताएंगे आप, क्योंकि संख्या भी ऋणात्मक संख्या है 5, तो इसका गुणांक क्या हो जाएगा, -5। इसका गुणांक क्या हो जाएगा, -5। तो ये क्या है। अब अगर बात करें, एक एग्जांपल लेता हूँ मैं, -x की घात 2, इसका गुणांक क्या होगा। तो इसमें आप देखो यहाँ कोई भी अंक नहीं है आगे, और मैंने आपको बताया था जब भी कोई भी आगे अंक नहीं है तो आप क्या मानोगे, इसका मतलब ये हुआ -1x की घात 2। यहाँ 1 है, अगर 0 होता तो 0 की गुणा करते तो 0 हो जाता। इसका मतलब क्या है, 1, किसी भी संख्या को 1 से गुणा करते हैं तो कोई मान में परिवर्तन नहीं आता। तत्समक में हमने पढ़ा था ये। तो 1 है तो इसका गुणांक क्या हो जाएगा, फिर इसका गुणांक हो जाएगा -1, क्योंकि ऋणात्मक चिन्ह अपने को साथ में रखना है। तो आप ये 2 बात हमेशा नोट रखो। जैसे x लिखा है तो इसमें आपको गुणांक पूछे तो कितना है, 1 है, यानी यहाँ पे 1 है। और इसमें यदि कोई घात पूछे तो ऊपर भी इसकी घात भी क्या मानेंगे, हम 1 मानेंगे। कुछ भी नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब उसकी घात भी क्या है, 1 है। तो ये आ गया गुणांक।
उसके बाद चलते हैं बहुपद। अब ये जो व्यंजक है, एक या अधिक पदों वाला व्यंजक बहुपद कहलाता है। यानी इसमें हमने जैसे हमने बीजीय व्यंजक लिखा था 3x+5, बार बार मैं यही लिख रहा हूँ 3x+5 या 5x+3। तो जब एक से अधिक पद हो, अगर एक ही पद हो जैसे 3x, तो हम इसको बहुपद, एक हो तो भी इसको बहुपद कहेंगे। एक से अधिक हो, एक या अधिक मीन्स एक या अधिक, तो इसको हमने बीजीय व्यंजक को नाम क्या दिया है? बहुपद। इसको व्यंजक को नाम क्या दिया है? बहुपद। बीजीय व्यंजक या बहुपद, आप इसको इस तरह से समझें। तो ये बहुपद हो गया। बहुपद में हमेशा चर पद की घात एक पूर्ण संख्या होती है। अब यहाँ पे आप मेन बात करते हैं कैसे। मान लीजिए मैंने लिखा बहुपद में चर पद की घात हमेशा एक पूर्ण संख्या होती है। 3x की घात -1 + 5। अब ये पूछा कि क्या ये बहुपद है? तो ये बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है? बहुपद नहीं है। कारण क्या है? क्योंकि इस x की घात क्या है, आप सामने दिख रही है, x की घात है वो -1 है। और -1 कौन सी संख्या है? क्या ये पूर्ण संख्या है? नहीं है। ये कौन सी संख्या है? पूर्णांक संख्या है, पूर्ण संख्या नहीं है। और पूर्ण संख्या नहीं है तो हम इसको कहेंगे कि ये बहुपद नहीं है। वैसे ही अगर 3√x, अगर x के ऊपर वर्गमूल लग जाए, और वर्गमूल का मतलब है इसकी पावर 1/2, तो यह भी क्या होगा? 1/2 होगी ना। x की घात क्या हो गई? x की घात 1/2 हो जाएगी यहाँ पे, 1/2। और 1/2 भी क्या है? पूर्ण संख्या नहीं है। तो इसलिए यह भी बीजीय व्यंजक नहीं है। इसी तरह हम ये लिखें बहुपद नहीं है। 3/x, हमने क्या लिखा? 3/x। अब ये x नीचे है, इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये लिखा जाएगा x की घात -1, क्योंकि हमने घातांक नियम में देखा है कि 1/x का मतलब होता है x की घात -1। जब ये x ऊपर जाता है तो इसकी घात क्या हो जाता है? -1। तो इसको लिखेंगे तो 3 × x की घात -1, और x की घात -1 होने पर ये भी क्या है? बहुपद नहीं है। तो ये आप नोट रखो कि बहुपद कौन सा होगा? जिसमें चर पद की घात एक पूर्ण संख्या हो। जैसे अभी मैंने सबसे पहले 3x+5 लिखा, तो मैंने आपको बताया भी है 3x की घात तो क्या हो गई? 1 हो गई। इसमें x की घात 1 है, पूर्ण संख्या है। प्लस 5 में क्या माना जाता है बहुपद में? इसकी x की घात 0 माना जाता है, और 0 भी क्या है? पूर्ण संख्या होती है। तो ये चर था और ये अचर था। तो इसमें 1 है घात, इसमें 0 है, तो इसमें दोनों में पूर्ण संख्या है, इसलिए ये क्या है? बहुपद है। केवल ये बहुपद है, बाकी ये बहुपद नहीं है। अब बहुपद के हम प्रकार देखें। बहुपद के प्रकार देखें कि ये कितने प्रकार का होता है। तो इसके प्रकारों को हमने 2 भागों में विभाजित किया है। एक तो पदों की संख्या के आधार पर। किसके आधार पर? पद की संख्या के आधार पर। जैसे मैं आपके सामने इस सिर्फ एग्जाम्पल से समझा सकता हूँ। 3x, एक मैंने लिखा 3x+5, एक मैंने लिखा 3x² + 3x+5, एक मैंने लिखा 3x की घात 3 + 3x + 3x की घात 2 + 3x+5। ठीक है। अब देखो यहाँ x की घात हमें, क्योंकि पद की संख्या के आधार पर, तो यहाँ हमें केवल पद की संख्या देखना है। अब इसमें कितने पद है? इसमें पद है 1। इसमें कितने पद हुए? 1 और 1 ये दूसरा पद, क्योंकि मैंने कहा प्लस माइनस जहाँ भी निशान हो उसके आगे पीछे वाला पद मान लेंगे। तो ये एक पद, ये दूसरा पद, तो इसमें पद कितने हो गए? ये हम पद बता रहे हैं 1, इसमें 2। इसमें कितने हो गए? 1 2 3, तो इसमें 3 पद हो गए। इसमें कितने पद हो गए? 1 2 3 4, तो इसमें पद हो गए 4। तो इन पदों की संख्या के आधार पर ही इनका नाम दे दिया। जैसे अगर एक पद है तो उसको कहेंगे एक पदी बहुपद, और यदि जिसमें 2 पद है, हमें घात नहीं देखनी है यहाँ पे,
केवल पद की संख्या देखनी है। जैसे देखो 3x + 5, तो इसमें 2 पद आ गए ना, तो इसको कहेंगे द्विपदी बहुपद। अगर 3 पद है तो उसको हम कहेंगे त्रिपदी बहुपद। और जिसमें ये 4 है तो इसमें 4 पद चतुर्पदी नहीं कहेंगे। 3 से अधिक कितनी हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, कितने ही पद हो, तो 3 से अधिक पद होने पर उसको हम कहेंगे बहुपदी बहुपद। बहुपदी बहुपद। तो ये 4 प्रकार हमने देखे हैं पद की संख्या के आधार पर। एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी और बहुपदी। एक पदी का मतलब जिसमें एक पद हो, द्विपदी का मतलब जिसमें पद कितने हो, 2 हो, और त्रिपदी में जिसमें पद 3 हो, और बहुपदी के अंदर पद कितने हो, 3 से अधिक हो। 3 से अधिक कितने भी हो सकते हैं, 4, 5, 6, वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे, बहुपदी बहुपद कहलाएंगे। दूसरा इसका प्रकार हम देखते हैं घात की संख्या के आधार पर। यहाँ हमें घात की संख्या देखना है। जैसे ऊपर एग्जाम्पल लिखा, मैं इनकी घात लिखता हूँ अब आगे। घात, इसमें x की घात कितनी है, 1 है, एक ही है। इसमें x की घात 1, यहाँ x की घात 0, यानी यहाँ 1 घात है, यहाँ 0 घात है। यहाँ 2 घात है, यहाँ 1 घात है, और यहाँ 0 घात है। इसमें 3 घात है, 2 घात है, इसमें x की घात 1 है, और इसमें 0 है। तो घात की संख्या के आधार पर भी बहुपद, एक घात बहुपद, वही नाम आ जाएगा। एक घात मीन्स जिसमें पूरे के अंदर हम पद कितने ही हो सकते हैं, जिसमें अधिकतम घात 1 हो। जैसे उदाहरण लिखें, इसमें घात अधिकतम क्या होगी, अधिकतम घात कितनी होगी, 1 होगी। जैसे 3x, पद कितने हैं इसमें, 1 है, तो ये एक पदी हो गया। घात के आधार पर बताएं तो इसकी घात अधिकतम 1 ही है, तो ये एक घात। दूसरा 3x + 5, इसमें भी इसकी घात 1 है, इसकी घात 0 है, तो अधिकतम घात कितनी हुई, 1 है। ये तो 0 है, अधिकतम 1 हुई, तो 1 हुई, तो ये भी क्या कहलाएगा, एक घात है बहुपद, जबकि इसमें पद कितने हैं, 2 पद है। इसी तरह दूसरा उदाहरण लें, द्विघात। द्विघात में अधिकतम घात कितनी होगी, अधिकतम घात बराबर 2 आएगी। कैसे, जैसे 3x की घात 2, मैंने सिर्फ एक पद में बना दिया, इसमें अधिकतम घात 2 ही है। दूसरा हम ये लिख सकते हैं 3x की घात 2 + 5, इसमें पद 2 है, अधिकतम घात देखो यहाँ 2 घात है, यहाँ 0 घात है, तो 2 और 0, तो अधिकतम 2 हुई ना, तो इसमें पद 2 है और घात 2 है, तो ये द्विघात। इसी तरह यदि ऐसे लिखें 3x की घात 2 + 3x + 4, तो इसमें घात 2 हो गई, इसमें 1 हो गई, और इसमें 0 हो गई, तो अधिकतम घात कितनी हुई, 2 हुई, तो ये भी क्या कहलाएगा, द्विघात बहुपद। और पद कितने इसमें, 3। तो हमें घात के आधार पर देखें तो हमें पदों को नहीं देखना है, केवल घात को देखना है। इसी तरह तीसरा त्रिघात बहुपद, तो जिसमें अधिकतम घात कितनी होगी, अधिकतम घात कितनी होगी, 3 होगी। और इसी क्रम में अगर आगे हम देखें बहुघात बहुपद, बहुघात बहुपद, और बहुघात में अधिकतम घात 3 से अधिक होगी, 3 से अधिक होगी। इसमें एक पांचवा, एक से पहले शून्य घात भी होता है, तो उसको बोलते हैं शून्य घात, यानी जिसमें जैसे हमने लिखा 5, तो इसके अंदर x की घात या m जो भी चर होगा, जैसे में भी इसमें 5 लिखा है तो इसमें x है तो आगे x रहेगा, तो जिसके अंदर x की घात शून्य उसको बोलते हैं शून्य घात बहुपद, या उसका दूसरा नाम हमने स्टार्टिंग में किया था अचर बहुपद या अचर राशि, जिसको नाम दिया था ना अचर, तो जिसकी घात शून्य हो उसको अचर पद भी कहते हैं। तो शून्य घात भी कहते हैं, अचर पद, तो शून्य घात वाले को ही क्या नाम दिया है हमने, अचर। ठीक है, तो ये हो गया बहुपद के प्रकार। तो अब हम इसके नोट्स के रूप में देखें तो पदों की संख्या के आधार पर बहुपद क्रमशः निम्न प्रकार के होते हैं। एक पदी, वह बहुपद जिसमें अधिकतम पदों की संख्या 1 हो, एक पदी, जैसे ये मैंने एग्जाम्पल लिखे हैं 1, 2, 3। द्विपदी, वह बहुपद जिसमें अधिकतम पदों की संख्या 2 हो, द्विपदी कहलाते हैं, जैसे एक पद, 2 पद, 1, 2, 1, 2।
यहाँ घात, हमें घात से कोई लेना देना नहीं है भी, इसका मतलब 1 है, इसमें 2 है, इसमें 3 है, घात नहीं देखनी है, हमें पद की संख्या देखनी है। तो इसमें पद 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है। त्रिपदी जिसमें पद 3 हो, 1 2 3, 1 2 3, तो दिन दोनों में 3 पद है, तो ये त्रिपदी के उदाहरण हैं। बहुपदी जिसमें 3 से अधिक पद हो, 3 से अधिक पद हो, वो बहुपदी कहलाता है। इसमें आप कोई सा भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं, जैसे 3 y की घात 4 प्लस 7 y की घात 3 प्लस 4 y माइनस 5, तो 1 2 3 4, तो 4 है। तो 3 से अधिक हो सकता है, इसमें 5 भी हो, जैसे 3 y की घात 5 आगे और कर दें तो 5 पद हो गए, तो भी ये बहुपदी कहलाएगा। अगर 4 भी है तो भी बहुपदी कहलाएगा, यानी 3 से अधिक होने पर ये बहुपद कहलाएगा। अब देखते हैं घात के आधार पर। तो घात के आधार पर हमने क्रमशः एक घात बहुपद और एक घात बहुपद का दूसरा नाम आप नोट कर लें, रैखिक बहुपद भी कहलाता है। एक घात बहुपद को रैखिक बहुपद भी कहते हैं, ये ध्यान रखना। तो 5m, इसमें अधिकतम घात 1 है जबकि पद 1 है, इसमें पद 2 है और घात कितनी अधिकतम 1 है, तो इसको भी क्या कहेंगे, एक घात बहुपद या रैखिक बहुपद या रैखिक बहुपद। द्विघात बहुपद है, तो इसमें घात अधिकतम 2, इसकी घात 1, ये घात 0 होती है, तो अधिकतम कितनी हुई 0 1 2 में सबसे बड़ी 2 ही, तो अधिकतम घात 2। इसको हम सीधा m², इसमें भी अधिकतम घात, क्योंकि एक ही पद है लेकिन उसकी घात 2 है, तो ये द्विघात बहुपद कहलाएगा। 7 t की घात 2 प्लस 4, तो इसकी भी अधिकतम घात 2 है, तो द्विघात। फिर त्रिघात, अगला प्रकार त्रिघात बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात 3 हो, जैसे ये देखो इसमें पद 1 2 3 है और घात भी अधिकतम 3 है, इसमें पद 2 है लेकिन अधिकतम घात 3 है, तो ये त्रिघात कहलाएगा। और इसमें पद 1 है और घात 3 है, तो ये त्रिघात बहुपद कहलाएगा ये। और 3 से अधिक घात होने पर, जैसे x की घात 4, इसको हम क्या कहेंगे, बहुघात बहुपद। और 5वां हमने देखा था शून्य घात बहुपद या अचर पद, इसको क्या कहेंगे, अचर पद। जिसकी अधिकतम घात 0 हो उसको अचर पद कहते हैं, क्योंकि m की घात 0 करेंगे तो इसका मतलब हुआ 1, और 3 की गुणा यदि हम 1 से करते हैं तो ये आएगा 3, तो ये अचर पद होगा। तो शून्य घात बहुपद को क्या कहते हैं, अचर पद भी कहते हैं। तो ये था अपना बीजीय व्यंजक के बारे में सामान्य परिचय, जिसमें पद, गुणांक, चरपद, अचर राशि, चर राशि, चरपद, अचर पद और व्यंजक का निर्माण किस तरह से होता है, इसकी संपूर्ण डिटेल। तो आपसे निवेदन भी हम करना चाहेंगे कि गणित, विज्ञान और हो सकता है आगे अलग और विषयों के भी नोट्स है, वो आपको इसी ऐप के माध्यम से कक्षा 6 से 8 तक के लिए आपको उपलब्ध करा दें। तो अधिक से अधिक आप इस प्ले स्टोर से MS एजुकेट ऐप है वो इंस्टॉल कर लें, और ये हमारे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगामी आने वाले वीडियो है वो आपको उपलब्ध हम करवा सकें और आपको ज़्यादा से ज़्यादा इसका बेनिफिट हो। धन्यवाद।